हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स म्यूजिक। दोस्तों, आज हम एक धमाकेदार टॉपिक लेकर आए हैं जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताओं पर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। उससे आगे शुरू करेंगे आज जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं की जो प्रमुख विशेषता होता है उसको हम लोग अच्छी तरह से अभी समझेंगे। दोस्तों, जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं में दोस्तों पहली अवस्थाएं होता है संवेदी पेशीय अवस्था। इसका अन्य नाम भी पढ़े हैं दोस्तों, जिसको इंद्रिय जनित गामक अवस्थाएं भी कहते हैं। उसी तरह से पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाएं भी है। उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं। उसके बाद है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं। दोस्तों, इन 4 अवस्थाओं में महत्वपूर्ण जो इन 4 अवस्थाएं की विशेषताएं हैं उस विशेषताओं को पढ़ेंगे अभी दोस्तों, क्योंकि देखे हैं हम लोग कि सीटीटी परीक्षा या हमारे देश के जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट में इन अवस्थाओं की विशेषताएं अधिकतर पूछे जाते हैं दोस्तों। इसलिए इस विशेषताओं को हम लोग एक एक पॉइंट करके अभी अच्छी तरह से जानेंगे दोस्तों। तो संवेदी पेशीय अवस्थाएं जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्थाएं हैं, इसका विशेषता हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। इसका पहला विशेषता है दोस्तों वस्तु अस्थायित्व का गुण। वस्तु अस्थायित्व का गुण दोस्तों, सीटीटी परीक्षा में इस तरह से ये क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा में वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में आ जाता है। तो ऑप्शन दिया रहता है दोस्तों संवेदी पेशीय अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा संवेदी पेशीय अवस्थाएं। इसलिए दोस्तों हम लोग को अच्छी तरह से ये जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि वस्तु अस्थायित्व का गुण संवेदी पेशीय अवस्थाएं में होता है। और इसका अर्थ होता है दोस्तों, वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है कि आप 1.5 साल के बच्चा यानी कि 0 से 2 वर्ष के अंदर का जो बच्चा है उस बच्चों को आप कोई खिलौना दे दीजिए हाथ में और फिर उस खिलौने को आप ले लीजिए तत्काल के लिए और उस बच्चा को कहिए जो खिलौना कोई पक्षी लेकर के भागे या कोई जानवर लेकर के भागे या उधर उधर फेंक दिए, तो पर वो बच्चा नहीं मानेगा दोस्तों। उस बच्चा को ये मस्तिष्क बनेगा, ये मतलब सोच होगा उसको कि ये वस्तु जो है, जो वस्तु खिलौना जो है वो इतना ही दूर में कहीं अगल बगल में है, अस्थाई है दोस्तों, ये नहीं कि उधर उधर चल गया है। तो वस्तु अस्थायित्व का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी वस्तु जो है उसके आसपास ही अस्थायित्व है, न कि उधर उधर दूसरे जगह चला गया है। तो यही होता है दोस्तों वस्तु अस्थायित्व का गुण। छोटा सा बच्चा है तो वस्तु अस्थायित्व का गुण हम लोग जान गए दोस्तों। संवेदी पेशीय अवस्थाएं में वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चों में आ जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों अनुकरण, जिसका दूसरा नाम है इमिटेशन, इंग्लिश में कहते हैं, और अनुकरण भी कह सकते हैं इसको। अनुकरण का गुण भी दोस्तों इसी अवस्था में बच्चों में हो जाता है। अनुकरण यानी कि नकल करके सीखता है। देखते हैं हम लोग छोटे बच्चा सब जो रहता है गांव घर में या कहीं पर भी देखेंगे, छोटा सा बच्चा जो है तो अपनी माता से या पिता से या भाई से या बहन से जैसे जैसे उसका माता पिता बोलते रहते हैं वैसे वैसे उसको उस बात को नकल करते रहते हैं और बोलते रहते हैं। छोटा सा बच्चा का बोली जो होता है तुतलाहट होता है, तुतली बोली बोलता रहता है, जो सुनने में अच्छा लगता है दोस्तों। और ये बातों को जो है अनुकरण करने लगता है। तो किस अवस्था में अनुकरण करने का गुण हो जाता है दोस्तों? तो संवेदी पेशीय अवस्था में। ये हम लोग को याद रहना चाहिए दोस्तों कि अनुकरण, बच्चों में अनुकरण का गुण किस अवस्था में हो जाता है। जीन पियाजे, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, तो संवेदी पेशीय अवस्था में। उसके बाद है दोस्तों मूल प्रवृत्त्यात्मक। मूल प्रवृत्त्यात्मक का गुण बच्चों में संवेदी पेशीय अवस्था में हो जाता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक का मतलब होता है दोस्तों जन्मजात प्रवृत्ति, जो बच्चों जैसे कि हंसना हो गया, रोना हो गया,
चिल्लाना हो गया, ये सब बच्चों को क्या है, मूल प्रवृत्त्यात्मक है, जन्मजात आदत है दोस्तों। तो ये जो है तो किसमें, संवेदीपेशीय अवस्था में आ जाता है। अगला है दोस्तों इंद्रियों द्वारा सीखना या इंद्रियों के माध्यम से सीखना। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इंद्रिया यानी कि जिससे हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंद्रियों जो है सो 5 होता है दोस्तों। पहला है आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। इस तरह से जो है सो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चा सब जो है सो ज्ञान प्राप्त करते। छोटा सा बच्चा जो है दोस्तों इंद्रियों के माध्यम से कुछ भी चीज जानता है। भूख लगता है तो देखिएगा चिल्ला करके कहेगा, कोई भी चीज को स्वाद मतलब अति करेगा तो टेस्टी जी से पहले करता रहता है। इंद्रियों के माध्यम यानी कि आंख से देखता है, इस तरह से जो है सो अपना अनुभव करता है और जानता है। तो ये विशेषता है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आता है CTT में, जो एक बच्चा आंख से, कान से, त्वचा से इत्यादि के माध्यम से जो है सो अपना सीखता है, तो जीन पियाजे के अनुसार यह किस अवस्था में होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा संवेदीपेशीय अवस्था में। याद रखेंगे दोस्तों, हम लोग अच्छी तरह से इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि CTT परीक्षा में बराबर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा रहता है दोस्तों इस टॉपिक से, जीन पियाजे की टॉपिक से, और प्रत्येक साल रहता है। इससे अगला है दोस्तों जीन पियाजे की दूसरी अवस्थाएं हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज है दोस्तों 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष की अवस्थाएं जो होता है सो पूर्व संक्रियात्मक की अवस्थाएं होता है दोस्तों। इस अवस्था को हम लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे, स्कीमा में हमेशा रखेंगे इस अवस्थाओं सबको। 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होता है सब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होते हैं। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का भी कुछ विशेषताएं होता है दोस्तों, जो ये निम्न प्रकार की सभी इसकी विशेषता है दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं, इस विशेषताओं को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे अभी। पहला है दोस्तों जीववाद, बहुत इंपोर्टेंट है जीववाद, बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों। जीववाद का मतलब होता है दोस्तों एनिमिज्म। इसका परिभाषा ये है दोस्तों, एनिमिज्म यानी जीववाद क्या होता है? आप लोग कहेंगे सर जीववाद क्या होता है? देखिए दोस्तों, जीववाद का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु को यानी किसी भी निर्जीव वस्तु को जब बच्चा सजीव समझ लेता है तो वो जीववाद होता है। जैसे देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई गुड़िया उसके हाथ में दे दीजिए, ठीक है, गुड़िया दे दीजिए उसके हाथ में, या वो अपने से ले लेगा गुड़िया, तो क्या करेगा? गुड़िया ले करके वो कहेगा ये मेरा बाबू है, सोना है, ये दूध खा लो, रोटी खा लो, यानी इसको बहुत प्रकार के सामान उसको खिलाएगा। लेकिन वो जो उसको क्या समझ लेता है, वो तो रहता है निर्जीव, लेकिन उसको सजीव समझ लेता है। छोटा सा बच्चा सबको देखते हैं दोस्तों, हम लोग गाँव घर में जाते रहते हैं या कहीं पर भी देखते रहते हैं कि छोटा सा बच्चा रहता है, खेलता रहता है, हमेशा उसको कहता है खा लो, ये मेरा बाबू है, सोना है, ये है, वो है, उसको सजीव समझ लेता है। यानी निर्जीव वस्तु को सजीव समझना ही जीववाद होता है। तो ये गुण किस में कब आता है दोस्तों? 2 से 7 वर्ष की अवस्था में गुण होता है जीववाद की। तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा दोस्तों CTT परीक्षा में कि जीववाद का गुण बच्चों में किस अवस्था में आ जाता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है दोस्तों 2 से 7 वर्ष में। समझ गए होंगे दोस्तों? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जीववाद के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। अगला है दोस्तों अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता का मतलब होता है ईगोसेंट्रिज्म। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई बच्चों को जो है तो आइसक्रीम ला करके दीजिए, इस अवस्था के बच्चों को 2 से 7 वर्ष के बच्चों को आइसक्रीम ला करके दे दीजिए। उसके बाद आप कहिए जो थोड़ा हमें भी आइसक्रीम दीजिए, लेकिन वो क्या करेगा? आइसक्रीम नहीं देगा, कहेगा नहीं ये मेरा आइसक्रीम है, आप नहीं लीजिए। यानी कुछ वो अपने आप में अपने स्वार्थ हैरान रहेगा, अपनी स्वार्थ हैरान रहेगा, कहेगा नहीं मेरा है, आपको नहीं देंगे। ये अहम केंद्रिता हुआ। अहम केंद्रिता का गुण किस में आ जाता है? 2 से 7 वर्ष में और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों। अगला है दोस्तों प्रतीकात्मक विचार। प्रतीकात्मक विचार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये टॉपिक सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूरी, इसलिए हम लोग इसको अच्छी तरह से जानेंगे और जान करके सीखेंगे। उसके बाद CTT एग्जाम देने के लिए जाएंगे। देखिए कितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे हम लोग इस टॉपिक से। तो देखिए दोस्तों प्रतीकात्मक विचार। प्रतीकात्मक विचार का मतलब ये होता है दोस्तों, यानी 2 से 7 वर्ष के बच्चों में प्रतीकात्मक विचार आता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है सो घर में
अगर घर में देखेगा कहीं बेलन है, बेलन जानते हैं दोस्तों जिससे रोटी बनता है, बेलन है, अगर बच्चों बेलन देख लेगा तो उसको माइंड में तुरंत एस्कीमा में मतलब विचार आ जाएगा वो बेलन है तो जरूर रोटी बनेगा। अगर वो कुकर देखेगा तो कुकर को देख करके तुरंत कहेगा वो कुकर है तो जरूर मम्मी या दीदी या दादी या चाची दाल बनाएगी। तो ये उसके प्रतीकात्मक विचार आता है दोस्तों, यही है प्रतीकात्मक विचार कि कोई भी चीज को देखने पर तुरंत उसके माइंड में क्या कहता है कि होने लगता है, चित्र बनने लगता है, यानी कि जानने लगता है। यही होता है दोस्तों प्रतीकात्मक विचार। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज देखता है उसके प्रति वो कर लेता है। जैसे कि बेलन देखने पर उसके माइंड में क्या आ गया कि बेलन है तो रोटी जरूर बनेगा, कुकर है तो दाल जरूर बनेगा। तो ये होता है दोस्तों प्रतीकात्मक विचार। तो किस अवस्था में आ जाता है प्रतीकात्मक विचार? पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में और 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। समझ गए होंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों अविलोम्यता, जिसको अपलटावी का गुण कहते हैं। अविलोम्यता अपलटावी, अपलटावी का गुण अविलोम्यता का गुण जो है दोस्तों पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में आता है। दोस्तों जैसे अविलोम्यता का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे इस 2 से 7 वर्ष के बच्चों को मान लीजिए आप सिखा दीजिए 2 + 7, तो बच्चों को सिखाइए 2 + 7 होता है बच्चों 9, यानी कि 2 गो आम और 7 गो आम, टोटल कितना आम हो गया? 9 आम हो गया। लेकिन उसी तरह से ये तो सिखा दिए बच्चों को, लेकिन कहिएगा बच्चों 2 + 7 = 9 होता है, लेकिन इसी को कहिएगा 9 को लाइए 2 + 7 = 9 होता है, लेकिन इसी में कहेंगे बच्चों इसी सभी में से 9 कैसे आएगा, यानी 7 कैसे आएगा। इस तरह से ये नहीं जानेगा बच्चों कि 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, उसको मतलब उल्टा पुल्टा करने का गुण नहीं जानेगा। जैसे ही सिखाइएगा वैसे ही याद रहेगा, यानी 2 + 7 9 होता है तो वही जानेगा। ये भी नहीं जान पाएगा, आप पूछ दीजिएगा 7 + 2 कितना हुआ तो वो उतना नहीं जान पाएगा। और पलटावी गुण और पलटावी गुण है, यानी पलटावी का गुण उसमें नहीं आता है। तो ये होता है दोस्तों अविलोम्यता या अपलटावी का गुण। बहुत बार सीटीटी परीक्षा में पूछा गया है इस टॉपिक से, इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को अच्छी तरह से जानेंगे हम लोग। एक अच्छे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बनना है दोस्तों, तो हम लोग को एक एक करके पॉइंट को गहराई से पढ़ करके तभी समझना है। अगला है दोस्तों संरक्षण का अभाव, लेक ऑफ कंजर्वेशन। संरक्षण का अभाव में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लेक ऑफ कंजर्वेशन। संरक्षण का अभाव का मतलब ये होता है दोस्तों, मान लीजिए ये बॉटल है, इसी प्रकार के एक और बोतल ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए इससे बड़ा बोतल है, दोनों में जो है तो बराबर मात्रा में पानी है, ठीक है दोस्तों। ये मान लीजिए इतना बड़ा बोतल है, अब इससे वो बड़ा बोतल है, ठीक है, इसका क्या कहता है लंबाई थोड़ा बड़ा है, लेकिन दोनों में बराबर मात्रा में पानी है। लेकिन बच्चों को दीजिएगा दोस्तों, कहिएगा कि जो किस में ज्यादा पानी है, तो बच्चों जो है सो कहेगा बड़ा बोतल में सबसे ज्यादा पानी है। यानी कहने का मतलब ये होता है दोस्तों वो जो है उसको संरक्षण का गुण नहीं आया है दोस्तों, यानी संरक्षण का अभाव है, सिर्फ एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है दोस्तों। तो कंजर्वेशन यानी लेक ऑफ कंजर्वेशन, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? लेक ऑफ कंजर्वेशन, यानी संरक्षण का अभाव। अब दो गो बोतल, एक बोतल ये है दोस्तों, एक बोतल और मान लीजिए लंबा बोतल, इससे थोड़ा लंबा बोतल है दोस्तों, ठीक है। दोनों बोतल में बराबर मात्रा में पानी है, या दूधे ले लीजिए, दोनों बोतल में बराबर मात्रा में दूध है या बराबर मात्रा में पानी है। लेकिन बच्चों को कहिएगा किसमें है बच्चा, कौन बोतल लीजिएगा वो, तो क्या कहेगा जो ये बड़ा वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका समझ ये बनता है कि बड़ा वाला में ज्यादा पानी है या ज्यादा दूध है, लेकिन दोनों में बराबर रहता है। बच्चों में ये अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है कि दोनों में बराबर है, यानी कि संरक्षण का अभाव है। ये होता है दोस्तों संरक्षण का अभाव। इसी का उल्टा हम लोग अगले में पढ़ेंगे संरक्षण का गुण। ये गुण अभी संरक्षण का अभाव है दोस्तों, लेकिन अगले वाला अवस्था में जाएंगे तो ये संरक्षण का गुण आ जाएगा, यानी कि उसमें जैसे आप कीजिएगा वैसे वो जान जाएगा। जैसे कि इसमें पानी भी पलटी करके उसमें डालिएगा, बड़ा वाला में डालिएगा तो जान जाएगा जो सेम टू सेम है। तो ये होता है दोस्तों संरक्षण का गुण और संरक्षण का अभाव। मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों आप लोग संरक्षण के बारे में जान गए होंगे। चलिए अगला है दोस्तों केंद्रीकरण। केंद्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केंद्रीकरण इस बार भी पूछे गए थे इससे, केंद्रीकरण और संरक्षण से भी। केंद्रीकरण का मतलब होता है दोस्तों, इसको उदाहरण देकर के देखते हैं। मान लीजिए एक परिवार में 3 व्यक्ति है,
पति पत्नी और उसका एक बेटा है दोस्तों। पति पत्नी जो है सो मार्केटिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए बाजार जाते हैं और बच्चों को कहते हैं, छोटा सा बच्चों को कहते हैं कि यानी कि 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, उस बच्चों को कहते हैं बुआ तुम घर का ख्याल रखना, यानी बेटा तुम घर का ख्याल रखना। पति पत्नी कहते हैं अपने बच्चों के कि बेटा तुम घर का ख्याल रखना। तो या घर को देखते रहना। क्या करता है पति पत्नी, अपने घर को जो है सो खुले छोड़ देता है। घर में जो बहुत प्रकार के सामान वामान रहता है, खाना वाना रहता है, पति पत्नी तो बाजार चल जाता है, लेकिन उसके घर पर जो है सो क्या करता है, कुत्ता आ जाता है और उसके घर में जो है सो कुत्ता जितना भी चावल रहता है पूरे को एकदम से इधर उधर उथल पुथल कर देता है, यानी कि छू देता है और खा पी लेता है और कपड़ा लेकर को पूरा ही करता है। वो बच्चा क्या करता है, उस चावल को सिर्फ देखता ही रहता है, सिर्फ चावल को कुत्तों को देखता रहता है, कुत्तों को देखता रहता है। उसको इतना ज्ञान नहीं है जो कुत्तों को हम भगाएंगे, सिर्फ कुत्ता को देखता रहता है। कुछ देर के बाद जब उसकी मम्मी आती है और पापा भी आते हैं तो देखता है सबका उधर 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 कर देता है। तो अपने बच्चों से कहता है कि बच्चों तुमको तो बोले थे घर का ख्याल रखने के लिए, तो तुम ऐसे क्या किया? तो बोले मतलब कहता है अपने बच्चों से, बच्चों तुमको तो बोले थे जो कुत्ता पर मतलब थोड़ा देखना करो, थोड़ा देखना। तो कहता है अपने बच्चा कहता है अपने मम्मी पापा से, जो पापा आप तो बोले थे सिर्फ कुत्तों को देखने के लिए, ये तो नहीं बोले थे जो उसको अति करने के लिए। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि केंद्रीकरण का मतलब सिर्फ एक ही नजर से देखने, विभिन्न तरीका से नहीं देखने, यानी कि जो चीज कहा बच्चों को वही कर रहा है। वो विभिन्न मतलब तार्किक सोच नहीं कर रहा है, सोच विच नहीं कर रहा है। जी कहने का मतलब ये हुआ कि हमको कहा देखने की तरह दिखाएंगे, इसको दूर करेंगे, बस एक ही नजर से देखता है। अब कहा कुत्ता को देखने सिर्फ देखता है उसको और पूरी चीज जो है सो घर का चारों ओर पूरे छू देता है। केंद्रीकरण ये होता है दोस्तों कि सिर्फ एक ही नजर से देखना। कहने का मतलब केंद्रीकरण और संरक्षण का अभाव जो है सो दोस्तों लगभग सेम ही होता है। इसको देखते हैं, ध्यान से सुनिए। अगला है दोस्तों दूसरों के विचारों या दृष्टिकोण को न समझना। यहाँ पर कहने का मतलब यह है दोस्तों कि दूसरों के विचारों या दृष्टिकोण को न समझना। इसका मतलब ये भी है दोस्तों अहम केंद्रित, यानी कि दूसरे को विचार या क्या कहता है उसकी भावना को, दृष्टिकोण के न समझना, खुद अपने आप में रहना, अपने स्वार्थ हैरान रहना। जैसे कि आइसक्रीम वाला उदाहरण दिए थे दोस्तों कि आइसक्रीम उसको दे देता है ला करके, लेकिन फिर उससे मांगते हैं तो कहता नहीं ये मेरा आइसक्रीम है, हम खाएंगे, आपको नहीं देंगे। खुद यानी अपने स्वार्थ हैरान है। तो यही है ये दोस्तों। अगला है गिनती वर्णमाला या क्रम की शुरुआत। इस अवस्था में दोस्तों 2 से 7 वर्ष की अवस्था में शुरुआती करता है बच्चों गिनती वर्णमाला या क्रम की शुरुआती करता है दोस्तों। ये नहीं जानता है इसमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, वो नहीं जानता है दोस्तों। ये अगले अवस्था में जानेंगे बच्चों, ये 7 से 11 वर्ष में जानेंगे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम और बढ़ते क्रम। सिर्फ गिनती वर्णमाला या क्रम की शुरुआत इस अवस्था में होता है। तो इस विशेषता को दोस्तों हम लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे, इस दोनों विशेषता को जो भी बताए हैं। अब अगला विशेषता है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, जो 7 से 11 वर्ष की विशेषता है, 11 वर्ष की है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था है दोस्तों। इसकी प्रमुख विशेषता के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट है ये। पहला है विलोमीयता। इस अवस्था में दोस्तों विलोमीयता को गुना जाता है, ये अविलोम्यता का उल्टा है दोस्तों विलोमीयता। अब जो है इसको जिस तरह से आप जो पूछेगा घटाओ पूछिएगा वो बता देगा। यहाँ पर क्या हो रहा था दोस्तों 2 + 7 = 9, यहाँ पर 7 + 2 = नहीं जानेगा, आपको सब कुछ जानेगा बच्चों। इसमें आएगा विलोमीयता मतलब सब कुछ जानेगा। 7 + 2 = 9, उसको कह दीजिएगा क्या कहता है 2 + 7 = तो भी 9 कहेगा। जिस तरह से दीजिएगा उस तरह से जानेगा। विलोमीयता और पलटारी का गुण पूरी आ गया है दोस्तों। तो ये है विलोमीयता। इस अवस्था में हो रहा है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ये विशेषता है। अगला है दोस्तों विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में दोस्तों इसमें जो है सो एक ही नजर से नहीं विभिन्न नजर से देख रहा है, हर चीज को मतलब जिम्मेवारी ले लिया है। जैसे केंद्रीकरण का उल्टा होता है दोस्तों विकेंद्रीकरण, यानी कि हर तरह से, जैसे उस बच्चों का अगर घर देखने के लिए कहा है, बच्चों जो है कुत्ता मतलब घर का ख्याल करने के लिए, तो बच्चों जो है कुत्ता को अगर हटा देता, पूरे एकदम अच्छा से रखता, कुछ नहीं करता, तो इसमें विकेंद्रीकरण का गुण हो जाता है। तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है हर नजर से देखना, पूरा अच्छा से उसको देखभाल करना, किसी को अति नहीं करने देना, पूरे अच्छा से करना। तो ये होता है विकेंद्रीकरण। और संरक्षण का गुण का मतलब वही होता है दोस्तों जो बॉटल का उदाहरण दिए थे
अब जो संरक्षण का गुण अब इस अवस्था में आ गया है दोस्तों 7 से 11 वर्ष में। संरक्षण का गुण का मतलब ये होता है दोस्तों, संरक्षण का गुण आ गया है, यानी कि अब जिस भी, चाहे ये छोटा सा बोतल दो या नहीं तो बड़ा सा बोतल दो, बड़ा सा बोतल या छोटा सा बोतल दो, दोनों में अगर पानी बराबर मात्रा में है, बराबर मात्रा में सब में दे दीजिएगा तो जान जाएगा इसमें किस में बराबर है, किस में ज्यादा है, किस में कम है। अगर बड़ा वाला बोतल में आप ज्यादा पानी दे दीजिएगा, इसमें कम भी दे दीजिएगा तो भी जान जाएगा बच्चा, क्योंकि इसमें संरक्षण का गुण आ गया है, कंजर्वेशन का गुण आ गया है, जानने लगा है। लेकिन इस अवस्था में ऐसा नहीं जानता था दोस्तों, क्योंकि 7 से 11 वर्ष हो रहा है ना, इसमें नहीं जानेगा तो फिर कब जानेगा, इसमें जानने लगता है बच्चों। दोस्तों आप लोग भी देखिएगा, गूगल में प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जिसके घर में बच्चा सब रहेगा उसको इस तरह से देखिएगा, कितना अच्छा से जानने लगेगा। अगला है दोस्तों क्रम का ज्ञान। क्रम का ज्ञान आ जाता है दोस्तों, वही असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब जानने लगता है, बढ़ते क्रम घटते क्रम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिएगा 7 4 5 2 9, इसको कहिएगा आरोही क्रम में लिखिए तो ये जान जाएगा दोस्तों। जैसे इसको लिखने लगा आरोही क्रम, इसको कहेगा तो जान जाएगा। वो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, ये सब जानने लगता है दोस्तों। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष की अवस्था में क्रम का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं दोस्तों 4 होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग। देखिए दोस्तों 7 से 11 वर्ष का बच्चा है, ये नहीं जानेगा क्या, जोड़ भी जान लेगा, घटाव भी जान लेगा, गुणा भी जान लेगा और भाग भी जान लेगा। गणित की संक्रिया यही है दोस्तों, जोड़ घटाव गुणा और भाग। तो ये जो भी इसका भी गुण जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में हो जाता है, मूर्त संख्या की अवस्था में। जान गए होंगे दोस्तों यहाँ तक। अब सबसे अंतिम और लास्ट है दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से ऊपर है। इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, देखिए इस अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या होता है दोस्तों, इसमें है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है, मूर्त और अमूर्त के बारे में पहले समझ लीजिए दोस्तों। मूर्त का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो हमारे सामने है, जिसको छू करके करते हैं, ये होता है मूर्त। और अमूर्त का मतलब होता है दोस्तों जो हमारे सामने नहीं है, जो कहीं दूर में है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों अमूर्त चिंतन, जो दिल में रहता है लेकिन यहाँ उपस्थित नहीं रहता है। एक तो गाना भी है दोस्तों, दिल में हो तुम, और क्या कहता है उसके अनुसार। तो ये अमूर्त चिंतन में आ जाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है जो हमारे जो मन में है, यानी है कहीं दूसरे जगह, जो वो हमारे इमेज बन रहा है और उसके बारे में हम सोच समझ रहे हैं, तो ये अमूर्त चिंतन है दोस्तों। अमूर्त चिंतन जो है तो सबसे अंतिम वाला मूर्त संख्यात अवस्था में करने लगता है 11 से ऊपर की अवस्था में। उसके बाद है दोस्तों तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, इसी अवस्था में ज्यादा करता है बच्चों। फिर है अपसारी चिंतन। तार्किक चिंतन जानते हैं दोस्तों, तर्क वितर्क करता है, सोचता है, समझता है। फिर अपसारी चिंतन का मतलब होता है दोस्तों डाइवर्जिंग थिंकिंग, यानी कि अनेक प्रकार से सोचता है, बहुत प्रकार से सोचता है कि कैसे होगा, क्यों हुआ, क्या करना है, नहीं करना है, बहुत तरह से सोचना है, एक ही तरह से नहीं। ये होता है अपसारी चिंतन। अगला है दोस्तों परिकल्पनात्मक चिंतन। तो ये सब परिकल्पनात्मक चिंतन हो गया, निगमनात्मक सोच हो गया। परिकल्पनात्मक सोच का मतलब ये होता है दोस्तों, ये भी इसमें जो है परिकल्पना करना, सोचना, विचारना, किस तरीका से क्या करना है सोच ये। उसके बाद है निगमनात्मक सोच, नियम से उदाहरण की ओर, जो उच्च लेवल पर थोड़ा होता है। तो ये जो है दोस्तों ये अमूर्त चिंतन, अमूर्त संख्यात अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों। तो आज आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे कि जीन प्याजे जो है तो उसकी 4 अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन है। इससे पहले वाला वीडियो में दोस्तों हम बताए हैं आपको कि इसकी मतलब 4 अवस्थाएं के बारे में बताए थे। आज उस 4 अवस्थाएं की प्रमुख विशेषताएं के बारे में जानिए दोस्तों। तो दोस्तों इस अवस्था को जो हम लोग जो है तो अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, और आप लोग भी अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो परीक्षा में। तो आज इतना ही तक रहने देते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।